नमस्कार, मी यामिनी महामुंडकर. साम संजीवनी या आरोग्यविषयक कार्यक्रमात तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण एका अशा विषयावर बोलणार आहोत जो सुरुवातीला अगदी किरकोळ वाटतो, पण वेळेवर उपचार न केल्यास अत्यंत वेदनादायी आणि घातक ठरू शकतो. तो आजार म्हणजे हर्निया. अनेकदा लोक भीतीने किंवा माहिती अभावी याकडे दुर्लक्ष करतात, ज्यामुळे गंभीर धोके निर्माण होतात. पण सुदैवानं वैद्यकीय क्षेत्रात झालेल्या प्रगतीमुळे आता हर्नियावर अत्यंत सुरक्षित आणि आधुनिक उपचार उपलब्ध झालेत. आज या विषयाचं गांभीर्य आणि अत्याधुनिक उपचार पद्धती उपलब्ध आहेत. याच विषयी माहिती जाणून घेण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत प्रसिद्ध डॉक्टर नितीश झंवर. डॉक्टर, स्वागत आहे. नमस्कार. नमस्कार. प्रेक्षक, डॉक्टर नितीश झंवर हे महाराष्ट्रातील अत्यंत प्रतिष्ठित जनरल लॅप्रोस्कोपिक आणि रोबोटिक सर्जन आहेत. शस्त्रक्रिया क्षेत्रामध्ये तब्बल 25 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभवात डॉक्टरांनी नॅशनल इंटरनॅशनल लेव्हलला जाऊन प्रशिक्षण दिलेलं आहे. शस्त्रक्रिया तंत्रज्ञानातील अद्ययावत बदलांविषयी जागरूक राहून रुग्णांच्या आरोग्यामध्ये अधिक चांगली सुधारणा करणाऱ्या नाविन्यपूर्ण तंत्रांचा वापर करण्यास डॉक्टर झंवर नेहमीच प्राधान्य देतात. आणि त्यामुळेच वैद्यकीय क्षेत्रात एक विश्वासू डॉक्टर म्हणून त्यांची एक मोठी ओळखही निर्माण झाली आहे. चला तर मग थेट त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊयात हर्नियाची लक्षणे कोणती दिसतात, त्याविषयी गैरसमज नेमके कोणते आहेत आणि आता आधुनिक उपचार पद्धती कोणत्या आलेल्या आहेत. तर सुरुवातीलाच मला प्रश्न विचारायचा आहे की बऱ्याच जणांना अद्याप हर्निया म्हणजे नेमकं काय हे माहीत नाही आहे. तर काय सांगाल, हर्निया म्हणजे नेमकं काय आहे? हर्निया का मतलब होता है कि एक गांठ है जो शरीर में जनरली या तो नाभि की जगह पे या नीचे ग्रॉइन का एरिया में आती है. शुरुआत में ये गांठ हमको समझ नहीं आती है क्योंकि ये पोजीशन के साथ चेंज होती है. अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में कुछ सामान उठा रहे हैं तो ये गांठ आती है, लेट जाएंगे रिलैक्स होएंगे तो ये चली जाती है. ये किसी नॉर्मल गांठ की तरह नहीं होती है जिसको हमको कट करके निकालना है. बहुत सिंपल भाषा में अगर हम हर्निया को समझें तो अगर हमारा कार का टायर बर्स्ट हो गया तो ट्यूब किस तरीके से बाहर आता है, सेम वे अगर मस्कुलर लेयर में कोई टायर हो गया है तो अंदर का जो इंटेस्टाइन है वो अपना कवरिंग के साथ बाहर आ जाता है. सेम वे जैसे हम टायर रिपेयर करते हैं, सेम वे वी रिपेयर दिस, कि इसमें हमने हवा कम करनी है, बीच में एक टायर का पीस लगाना है और फिर से जब हम इसको इन्फ्लेट करते हैं तो ये अपनी जगह पर एक मैश की तरह से बैठ जाता है. तो ये हर्निया जनरली कंफ्यूजिंग रहता है, लेकिन अगर शुरू में इस तरह के कोई सिम्टम्स हैं तो आपको इसके लिए निदान करना चाहिए. अच्छा, पण सर हर्निया नेमका का होतो, त्याचं कारण काय आहे? कारण ये है कि ये दो चीज़ों का इंटरप्ले हम बोल सकते हैं कि हमारा अब्डोमेन के अंदर कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है और हमारी वॉल में कितनी ताकत है. तो इन दोनों के इंटरप्ले से ये निर्धारित होता है. अगर किसी भी वजह से पेट के अंदर प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है, चाहे वो ज़्यादा खांसी हो, यूरिन के लिए हम जोर लगा रहे हैं, बहुत एक्सेसिव वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, या हमारे शरीर में ऐसी एक अबनॉर्मलिटी है जिससे वॉल का स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है. अगर हम सेम तरह की ईंट लेते हैं और अगर सीमेंट और सैंड का जो रेशियो है इसको अगर हम चेंज करते हैं तो उसके चलते वॉल की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी मजबूती है, उस पर फ़र्क पड़ता है. तो जिन लोगों में कोलेजन 3 ज़्यादा है और 1 कम है, उन लोगों में जनरली ये समस्या ज़्यादा होती है, जिससे प्रेशर बढ़ने पर जो नेचुरल हमारे यहाँ जो वीकनेस है, जो ग्रॉइन में है और नाभि में है, इन जगह पे हर्निया आ सकता है. बरं, सर आता बघायला गेलात की सध्या दैनंदिन जीवन पूर्णतः विस्कळीत झालेलं आहे. म्हणजे व्यवस्थित झोप होत नाहीये, अपुरी झोप होतीये, जेवण वेळेवर होत नाहीये, प्रत्येकाचं टाइमात जे वेळेचं नियोजन आहे ते पूर्णतः कोलमडलेलं आहे. आणि या सगळ्यामुळे बरेच आजार उद्भवत आहेत सध्याच्या घडीला. हर्नियासाठी देखील हीच कारणं आहेत का? जिस तरह का लाइफस्टाइल अभी चेंज हो रहा है, जिस तरह का वर्क का रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से जैसे आपने कहा नींद अच्छा नहीं है, एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है, हमारा मसल का टोनिंग अच्छा नहीं है, वेट गेन हो रहा है, या किस तरह की आदतें हमें हो जाती हैं स्ट्रेस की वजह से, कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इन सब चीज़ों के चलते जो अब्डोमिनल वॉल है वो और वीक होती है और हर्निया के चांसेस बढ़ते जाते हैं. अच्छा, मग हर्निया आपल्याला झाला हे कसं ओळखायचं? म्हणजे सुरुवातीला त्याची काही लक्षणे दिसतात का? आणि हर्निया आणि सामान्य जे स्नायू दुखतात आपल्या, ह्या दोघांमधला नेमका फरक काय आहे? हर्निया और जो मसल पेन है उसमें कई बार काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है. क्योंकि दोनों ही चीज़ें कुछ एक्सरसाइज करने से या एक्टिविटी करने से आती हैं.
लेकिन अगर सिर्फ मसल में पेन है तो हमको किसी तरह का कोई बल्ज या स्वेलिंग निकलता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर वो हर्निया है तो वो बल्ज निकलता है। शुरू में उसमें किसी तरह के कोई सिम्टम्स नहीं होते, पेन नहीं होता है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जाएगा, जैसे हर्निया बढ़ता है तो उसमें दर्द आना शुरू होता है कि जब भी वो गांठ बाहर निकलेगी तो उसमें पेन आना शुरू होता है, और वो समय है जब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, सर मला प्रेक्षकांना सांगायचं आहे, प्रेक्षक हो, तुम्हाला हर्निया संबंधित कोणतेही समस्या असते तर तुम्ही या लाईव्ह कार्यक्रमामध्ये डॉक्टरांशी थेट संवाद साधू शकता आणि त्यासाठी आमचा स्टुडिओ क्रमांक लिहून घ्या 02241010610। डॉक्टर, प्रेक्षकांना मी विनंती केलेली आहे की त्यांना हर्निया संदर्भात काही प्रश्न असतील तर तुमच्याशी थेट संवाद साधू शकतात। आपण पुन्हा एकदा विषयाकडे वळूयात। सर, हर्निया स्वतःहून बरा होतो हा एक समज आहे की गैरसमज आहे, तुम्हीच सांगा। हर्निया खराच बिना ऑपरेशनचा पूर्णतः बरा होऊ शकतो का? इसका जवाब हम एक लाइन में दे सकते हैं कि हर्निया बगैर सर्जरी के ठीक नहीं हो सकता। इसके लिए जो इलाज है वो ऑपरेशन ही है, और आपको टाइमली इसके लिए इंटरवीन करना चाहिए। अच्छा, हर्निया विषयी काही गैरसमज देखील समाजामध्ये निर्माण झालेले आहेत, काही मिथ्स आहेत, त्याविषयी सांगा, ते कोणते आहेत? हर्निया को लेके लोगों को एक भ्रांति रहती है कि अगर हर्निया का ऑपरेशन करेंगे तो अंदर से कोई चीज़ कट करके बाहर निकालेंगे। जनरली ऐसा होता नहीं है। हर्निया में जो चीज़ें बाहर आ रही हैं वो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। वो हमारा आंतड़ा है जो बाहर निकल रहा है, उसको हमको अंदर रख के ही उसको रिपेयर करना पड़ता है। सेकेंडली, लोगों को ये लगता है कि अगर इसमें कोई फॉरेन बॉडी, मैश या टैकर ऐसा कोई चीज़ यूज़ करेंगे तो उसके चलते कुछ नुकसान हो सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा भ्रांति है। इनफैक्ट अगर हम ये मैशेस यूज़ करते हैं या टैकर्स यूज़ करते हैं तो उसके चलते हर्निया का जो रिपेयर है वो मल्टीफोल्ड स्ट्रांग हो जाता है, और इस चीज़ के लिए हमको ऑप्ट करना चाहिए। बरं, सर, जसं आपण सांगितलं की अनेक गैरसमज याविषयी आहेत की हर्निया झाला म्हणजे ऑपरेशनची गरज नाहीये, तो आपोआप बरा होतो असा लोकांना समज आहे। पण यामुळे काय होतं, लोक ऑपरेशन करणं टाळाटाळ करतात। त्यामुळे ऑपरेशन एक्झॅक्टली कधी करायचं हा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झालेला आहे। त्याविषयी सांगा की हर्नियासाठी ऑपरेशन कधी आवश्यक असतं, आणि उशिरा केला, उपचार समजा उशिरा केलं तर त्याचे नेमके काय परिणाम होऊ शकतात? सो हर्निया में जो टाइमिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें एक सिंपल केस ऑपरेट करते हैं डेफिनेटली रिजल्ट अच्छे होते हैं, लेकिन अगर उसमें हर्निया में साइज़ बढ़ गया या हर्निया के अंदर जो जाने वाले जो कंटेंट्स हैं वो ज़्यादा बड़े हो गए, तो अब जो रिपेयर के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो बड़ा साइज़ का हमको मैश लगाना होता है। प्लस जो हमारी मांसपेशियां हैं वो समय के साथ हर्निया के चलते कमज़ोर होती जाती हैं, तो हर्निया का रिपेयर लास्टिंग नहीं रहता है। अगर हम हर्निया करें तो फिर से उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि जब हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं तो हमने क्या सिम्टम्स देखना है। अगर हर्निया सिर्फ स्वेलिंग आ रहा है तो वो स्टार्टिंग रहता है, लेकिन अगर उसमें पेन शुरू हो गया या उसके साथ बहुत ज़्यादा पेन होता है या वॉमिटिंग हो रही है या मोशन रुक जाता है, तो ये सर्जिकल इमरजेंसी हो जाती है, और उन केसेस में इमीडिएट विदिन 4 to 6 आवर्स ये ऑपरेशन होना चाहिए। अच्छा, सर, आजकाल लॅप्रोस्कोपिक आणि रोबोटिक हर्निया सर्जरीबद्दल खूप ऐकायला मिळालेलं आहे, तर या पद्धतीविषयी थोडक्यात सांगा, ही पद्धत नेमकी कशा पद्धतीने काम करते आणि त्याचे फायदे काय आहेत? सो अभी जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है या रोबोटिक सर्जरी है, ये दोनों सर्जरीज आती हैं मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी में। इसमें हम ज़्यादा लंबा कटिंग नहीं करते हैं, चीरे पड़े नहीं लगाते हैं, जिससे रिकवरी बहुत फास्ट होती है और प्रिसीशन बहुत ज़्यादा है। ये ऑपरेशंस दूरबीन द्वारा ऑपरेशन एब्डोमेन के अंदर से किए जाते हैं, तो ज़्यादा स्पेस क्रिएट करने के लिए हमको कटिंग नहीं करना पड़ती। जो मैशेस हम डाल रहे हैं वो अंदर से जाके ज़्यादा एरियाज कवर करती हैं, तो पेन नहीं होता, रिकवरी बहुत फास्ट है, ब्लीडिंग के चांसेस कम है, और ये आज के दिनों में सबसे अच्छा माने जाने वाला ट्रीटमेंट हर्निया के लिए अवेलेबल है। अच्छा, सर, रोबोटिक ऑपरेशन प्रमाणे आणखी कोणती दुसरी उपचार पद्धत आहे का? राइट, सो जब हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो ये हमारे जो टूल्स हैं वो हमारी जो एक्सपर्टीज़ है उसको और अच्छा बना देते हैं। रोबोटिक सर्जरी में हमको 10 टाइम्स ज़्यादा बड़ा फील्ड दिखता है। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होकर रिस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे ह्यूमन हैंड की तरह घूम सकते हैं। तो इनसे जो कॉम्प्लिकेटेड हर्नियाज भी हैं, जो काफ़ी लंबे समय से रहे हैं, जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो हर्नियाज भी हम बगैर कोई बड़ा चीर फाड़ किए आसानी से कर सकते हैं, और इसकी रिकवरी बहुत फास्ट और अच्छी होती है।
बरं सर रोबोटिक हर्निया सर्जरीमुळे वेदना फार कमी होतात किंवा या रिकव्हरी जास्त आहे याविषयी तुम्ही काय सांगाल? सो रोबोटिक सर्जरी में क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं कर रहे हैं और जिस तरह से हम इंस्ट्रूमेंट अंदर मूव करते हैं उससे बहुत नॉर्मल टिश्यूज़ को किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसका सारा एडवांटेज जो है वो पेशेंट को मिलता है और इसके चलते जैसे मैंने कहा रिकवरी पेनलेस है, ब्लडलेस है और बहुत फास्ट होती है. अच्छा, वैसे हर्नियाचे काही प्रकार वगैरे आहेत का की एकच हर्निया सगळ्यांना होतो? पुरुषांमध्ये स्त्रियांमध्ये काही वेगवेगळ्या प्रकारचे हर्निया पाहायला मिळतात? राइट. सो हर्निया अगर हम एज अ बीमारी देखें तो ये एक ही तरह का चीज़ है कि कोई मसल में टायर हो गया और उसके अंदर से कुछ स्वेलिंग बाहर आ रहा है. लेकिन अगर हम इसकी लोकेशन देखते हैं तो जहाँ पर ये हर्निया स्थित है उसके नाम से हम इसको नाम देते हैं कि अगर नाभि की जगह पे है तो हम अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं, अगर ग्रॉइन की जगह पे है तो इसको हम इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं. सेम चीज़ हाइटल हर्नियाज हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हर्नियाज हैं उनमें कुछ माइनर चेंजेस के साथ में ये रिपेयर्स की जाती हैं. जो ग्रॉइन में होने वाले हर्नियाज हैं वो मेल्स में ज़्यादा कॉमन है. जो नाभि की जगह पे हर्नियाज होते हैं वो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है. सर आपल्याला फोन कॉल आलेला आहे प्रेक्षकांमधून. पिंपरी चिंचवड मधून झेंडे यांनी कॉल केलेला आहे. सर नमस्कार, माझा आवाज तुमच्यापर्यंत येतोय? हो येतो. सर तुमचा प्रश्न काय आहे? माझा प्रश्न असा आहे की बेंबीच्या हरणे आहे ते शस्त्रक्रिया कुठली सुलभ पडेल म्हणजे अशी की ऑपरेशन केलेलं टाक्याचं की आपलं ह्याचं? बरं, कोणाला हर्नियाचा त्रास झालेला आहे? स्वतः मला झालेलं आहे. अच्छा, त्यांना हर्नियाचा त्रास झालेला आहे तर ते विचारतात की कोणत्या पद्धतीची शस्त्रक्रिया त्यांनी करायला पाहिजे? रोबोटिक का टाक्याची, जी जुनी परंपरा पद्धतीने चालू होती ना शस्त्रक्रिया, ती करायला पाहिजे? काय सांगाल? सी अगर हर्निया है तो उसमें जो बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है वो है रोबोटिक. अगर हम इस ऑर्डर में देखें, सेकंड हम कर सकते हैं लैप्रोस्कोपी. ओपन हर्निया सर्जरीज हम सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए रिजर्व रखते हैं जिनके हर्नियाज इतने बड़े हैं कि या पहले इतनी बार सर्जरी हो चुकी है कि अब उनको अब्डोमिनल वॉल का किसी तरह का रिकंस्ट्रक्शन लगेगा जहां हमको मसल्स को फिर से अरेंज करके रिपेयर करना होता है. अदरवाइज रोबोटिक विथ मैश इज़ द बेस्ट ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन लैप्रोस्कोपी विथ मैश. अच्छा, म्हणजे रोबोटिकच सगळ्यात, रोबोटिकचे फायदे जास्त आहेत आणि रोबोटिकमुळे रक्तस्राव देखील होत नाही जास्त. सो बेसिकली म्हणायला गेला तर रोबोटिक शस्त्रक्रिया केलेली चांगली आहे. बरोबर. सर आता तुम्ही मला हर्नियाचे प्रकार कोणते होते ते तुम्ही सांगत होतात. सर पुरुषांमध्ये इन्ग्विनल हर्निया होण्याचं प्रमाण देखील वाढलेलं आहे, त्याचं नेमकं कारण काय आहे? इंग्वाइनल रीजन जो है हमारे शरीर में वो एक नेचुरल वीकनेस है. तो शरीर में दो नेचुरल वीकनेस होती है, एक इंग्वाइनल रीजन में मेल्स में और एक नाभि की जगह पर, जहाँ पर अगर किसी भी तरह का कोई रिस्क फैक्टर है कि हम बहुत हेवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग का आदत है, तो उसके चलते इन जगहों से ये हर्नियास डेवलप हो सकते हैं. पुरुषों में इंग्वाइनल हर्निया ज़्यादा कॉमन है और उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नहीं होता जब तक कि आप उसको बहुत केयरफुली शुरू में ना देखें. अच्छा, सर आपल्याला नाशिकवरून कॉल आलाय. संदीप यांनी कॉल केलेला आहे. संदीप नमस्कार, तुमचा प्रश्न काय आहे? माझा प्रश्न असा आहे, मला हर्निया झालेला आहे. मला स्वतःला हर्निया झालेला आहे आणि 4-5 वर्षापासून आहे. हा आता तो फार मोठा झालेला आहे. अच्छा. हर्निया अगर आपको इतने साल से है तो हो सकता है कि उसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है. ये बेहतर होगा कि अभी आप इससे ज़्यादा वेट नहीं करके इसका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराएं. आपके एरिया में जो सर्जन हैं उनसे मिलिए. अगर सोनोग्राफी का ज़रूरत है तो वो टेस्ट करिए और हर्निया का क्या साइज़ है, उसमें क्या कंटेंट या क्या चीज़ बाहर आई है, उसके हिसाब से सर्जरी का टाइप आपके सर्जन अपना एक्सपर्टीज़ और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं. बरं. सर गरोदरपणानंतर देखील महिलांना हर्नियाचा धोका होऊ शकतो का? राइट. सो प्रेगनेंसी के बाद जो हर्नियास होते हैं वो इसलिए होते हैं कि जब प्रेगनेंसी में स्टमक का साइज़ बहुत बढ़ रहा है, जिस तरह का हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस है, उसके चलते मसल्स काफ़ी वीक हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है. तो जब रिकवरी के बाद जब ये मसल रिकवर हो रही हैं तो कई बार नाभि की जगह पे एक अम्बिलिकल हर्निया हो जाता है, या जो हमारी जो मांसपेशियाँ जो सेंटर में होती हैं जिनको हम 6 पैक्स बोलते हैं, वो थोड़ा सा अपनी जगह से बाहर चले जाते हैं. तो अगर वो उठते बैठते हैं तो बीच में एक थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाता है जिसको हम डाइवरिकेशन ऑफ रेक्टाई बोलते हैं. ये
अम्बिलिकल हर्निया और डाइवरिकेशन ये प्रेगनेंसी के बाद और ख़ासकर मल्टीपल प्रेगनेंसीज के बाद बढ़ने का चांसेस काफ़ी रहता है। अच्छा सर, आपल्याला अहिल्यानगरमधून कॉल आलाय, मनीषा यांनी कॉल केलाय. ताई नमस्कार, तुमचा प्रश्न काय आहे? हा सर, माझं आता 55 वय आहे हा आणि माझं हर्नियाचं ऑपरेशन झालंय. पोटात इन्फेक्शन झालं होतं, हा आतड्यांना पीळ पडला होता, तर ऑपरेशन पण झालंय ओपन पोट करून. हम्म. तर मग आता त्याची काळजी घ्यावी लागते आणि परत होऊ शकतं का असं विचारायचं मग. त्यांचं वय आता 55 वर्ष आहे, ऑपरेशन वगैरे झालेलं आहे. आता त्याने काय काळजी घेतली पाहिजे विशेष? राइट. सो शुरू में जब ऑपरेशन हुआ उस समय पहला चीज़ हमने मैश के लिए ऑप्ट करना चाहिए कि मैश के साथ हर्निया का ऑपरेशन करें जिससे हर्निया का ऑपरेशन लास्टिंग रहे. सेकंड, इमीडिएट सर्जरी के बाद जो हम रेस्ट्रिक्शंस बोलते हैं कि आपको बहुत वज़न नहीं उठाना है, ज़मीन पे नहीं बैठना है, आगे नहीं झुकना है, 2 व्हीलर्स नहीं चलाने हैं, ये एक कॉमन इंस्ट्रक्शंस हम सबके लिए देते हैं. लाइट वर्क जल्दी शुरू कर सकते हैं. एक बार 3 महीना का टाइम निकल जाता है, उसके बाद हर्निया के फिर से आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं क्योंकि जो मैश है वो बॉडी में अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाती है. अच्छा सर, पुण्यावरून आपल्याला दुसरा कॉल आलाय. रवींद्र यांनी कॉल केलाय. सर नमस्कार, तुमचा प्रश्न काय आहे? मॅडम, माझं आहे ना 3 महिने झाले ऑपरेशन झाले हर्नियाचं. हम्म. तर किती दिवस काम करायचं नाही, ते गोद उचलायचं नाही. अच्छा, ऑपरेशन तुमचं नेमकं कधी झालेलं आहे सर? 3 महिने झाले, 3 महिने. 3 महिने झाले. सो अगर 3 महीना हो गया है तो इसके बाद कोई मेजर रेस्ट्रिक्शन नहीं रहते. अब वो स्लोली अपना जो भी एक्टिविटीज़ हैं पहले का वो सब स्टार्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग लाइट जिमिंग, वॉकिंग, रनिंग, ये सब चीज़ें कर सकते हैं. तो अभी 3 महीने के बाद इसमें कोई बहुत रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है. अच्छा, म्हणजे 3 महिन्यानंतर त्यांनी अशी काही विशेष काळजी घेण्याची आता काही गरज नाही. सुरुवातीच्या काळातच काळजी घ्यावी लागते. आपल्याला पिंपरी चिंचवडमधून कॉल आलेला आहे. प्रकाश यांनी कॉल केलाय. प्रकाशजी नमस्कार, तुमचा प्रश्न काय आहे थेट विचारा. हॅलो. हा सर बोला. हां मॅम, माझ्या पप्पांचं ऑपरेशन झालंय 2018ला किडनी ट्रान्सप्लांटचं. हम्म. आता त्यांना हार्निया डिटेक्ट झालाय, तर कोणती सर्जरी त्यांच्यासाठी बेस्ट ठरेल? सी, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में जनरली जो हर्नियास हैं वो थोड़ा सा साइड में होते हैं और इनको हम इंसिशनल हर्निया बोलते हैं कि जब आपका घाव भर रहा है उसमें जब 3 महीने के बाद जो स्ट्रेंथ आ जानी चाहिए वो नहीं आ रही, तो जब उस तरह पर हर्नियास होते हैं तो उसके लिए हम पहले सीटी स्कैन करके वर्कअप करते हैं, हर्निया का मैपिंग करते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम या तो हम लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक के लिए इस ऑपरेशन कर सकते हैं या हमको इसमें अब्डोमिनल वॉल रिकन्स्ट्रक्शन या AWR जैसे सर्जरीज करना होते हैं. बट ये कॉल आपको एग्जामिन करके, इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद ही हम निर्धारित कर सकते हैं. इसमें एक कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर रोबोटिक या लैप्रोस्कोपी पॉसिबल है तो पहला ऑप्शन हमने उसको देना चाहिए. बरं सर, आजवर बऱ्याचदा असं ऐकलेलं आहे की ज्यांना कॉन्स्टिपेशनचा त्रास असतो ना त्यांना हर्नियाचा त्रास 100% होतो. तर हे कितपत खरं आहे? हाँ, हम 100% नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आपको अब्डोमिनल वॉल का वीकनेस है और उसके साथ में किसी वजह से अब्डोमिन में प्रेशर बढ़ रहा है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो या यूरिन पास करने में तकलीफ़ हो रही हो, तो जिस तरह का प्रेशर हम अंदर जनरेट करते हैं वो जनरली अंदर के जो कंटेंट्स हैं उनको इन नेचुरल वीकनेसेस से बाहर की तरफ पुश करता है और हर्निया के चांसेस काफ़ी हद तक हो सकते हैं. इसीलिए जब हम हर्निया ऑपरेशंस करते हैं तो पहले इन सब चीज़ों के लिए वर्कअप करते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव भी ये इंस्ट्रक्शन और मेडिकेशन देते हैं कि इनको 2-3 महीना कॉन्स्टिपेशन ना हो. बरं सर, आपल्याला पुढचा कॉल आता पनवेलवरून आलेला आहे. दिगंबर पाटील यांनी कॉल केलाय. सर नमस्कार, तुमचा प्रश्न काय आहे? हा नमस्ते सर, मी पनवेलवरून बोलतोय. आता माझ्या मुलीचं 5 वर्ष वय होतं, वय आहे आणि तिचं काही दिवसापूर्वीच तिचं हर्नियाचं आम्ही ऑपरेशन केलेलं आहे. आणि आता आम्हाला सुरुवातीला डॉक्टरांकडून असं सांगण्यात आलं की तिला जन्मजात हर्निया झालेला आहे. तर आम्हाला ते ऍक्च्युली 4 वर्षानंतर तिला थोडी स्वेलिंग झाली तेव्हा कळलं. तर सरांना प्रश्न असा की हर्निया जन्मजात असतो का, आणि आता तिचं ऑपरेशन झाल्यानंतर आता कोणती काळजी आम्ही घ्यावी? ती सध्या तिचं वय 5 वर्ष आहे.
सो हर्निया जो है वो जन्म से हो सकता है, और हर्निया के लिए जब हम ऑपरेशन करते हैं बच्चों में जो भी 18 ईयर से कम एज है, तो उन लोगों में हम मैश नहीं डालते हैं। और जनरली हर्निया का जो डिफेक्ट है उसको टाई करना और क्लोज करना इन लोगों में इनफ रहता है। जब भी जो पीडियाट्रिक सर्जन्स इस चीज़ के लिए उनकी जनरल कंडीशन उनको उचित लगती है, तब हम जल्दी एज में भी इन बच्चों का ऑपरेशन कर सकते हैं, उसमें कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, आपल्याला पुढचा कॉल आलेला आहे ठाण्यावरून. ओमकार यांनी कॉल केलाय. सर नमस्कार, तुमचा प्रश्न काय आहे? हॅलो, हां बोला सर. ओमकार मुकादम बोलतोय. मला पण एक हरण्या भरपूर वर्ष झालं बेमतात आहे, तर मला त्रास देत नाही. मग त्यासाठी मला करायला लागेल का ऑपरेशन? तो जैसा आपने पहले डिस्कस किया कि अगर हर्निया है तो ट्रीटमेंट ऑपरेशन ही होना है। हर्निया जो है वो मसल वीकनेस से रिलेटेड है। आज आपका जो एज है वो अभी तक के लिए आप सबसे यंग है, आपकी जो मसल्स हैं वो अभी सबसे अच्छी स्टेज में हैं। जितना जल्दी आप इसका ऑपरेशन करेंगे उतना ऑपरेशन सक्सेसफुल होने की संभावना ज़्यादा रहती है और उसमें रिकरेंस के चांसेस कम हो जाते हैं। हर्निया का ऑपरेशन तो आपने करना ही है, तो जितना जल्दी करें उतना बेटर रहेगा। और इन केसेस में हम इनको मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज लाइक लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक भी कर सकते हैं। अच्छा सर, अनेकदा शस्त्रक्रिया म्हटली का रुग्णांना फार भीती वाटते, तर हर्नियावर हाच एक उपचार पद्धती आहे का की शस्त्रक्रियाच करावी लागते? हाँ, वो हम हमेशा ये बात करते हैं कि जो डर है उसका कोई लॉजिकल रीज़न रहना चाहिए। आपको ऑपरेशन से ज़्यादा बीमारी से डरना चाहिए। हर्निया जब शुरू होता है तो ये इतना ख़तरनाक नहीं लगता, लेकिन जब हम इसके कॉम्प्लिकेशंस देखें तो कई बार वो इवन जानलेवा हो सकते हैं। तो बेहतर है कि हम हर्निया और सर्जरी में सर्जरी चूज़ करें। अच्छा सर, आपल्याला पुढचा कॉल आलेला आहे. नागपूरवरून निशांत यांनी कॉल केला. सर नमस्कार, तुमचा प्रश्न काय आहे? हॅलो, माझ्या भावाला हर्नियाचे ऑपरेशन झालं होतं त्यांचं. तर आता त्यांना 6 महिने झाले, थोडंसं त्यांना दुखतो. तर माझे म्हणणं असं होतं की प्रोटीन वगैरे इंटेक अगर आपण बरोबर ठेवला तर त्यांना काही मदत मिळणार का त्याच्यात? हाँ, किसी भी घाव का हीलिंग अगर हम कोई भी सर्जरी करें, एक हाई प्रोटीन डाइट या प्रोटीन सप्लीमेंट्स उसमें हमेशा हेल्प करते हैं। हर्निया के ऑपरेशन के बाद कभी कभी कुछ नर्व्स की वजह से ये पेन रह सकता है। अगर आपके जो भी सर्जन से आपने ऑपरेशन किया है उनके पास जाके मिलेंगे तो कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स और प्रोटीन के इंटेक ये डेफिनेटली इन केसेस में बहुत हेल्प करते हैं। सर आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न की आता प्रेक्षक बोलतील की चला आम्ही ऑपरेशन करायला तयार झालेलो आहोत, पण ऑपरेशन केल्याच्या नंतर काय गॅरंटी आहे की हर्निया परत होणार नाही? ऑलराइट, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सी, हर्निया में अगर हम मैश डाल के ऑपरेशन करते हैं तो फिर से हर्निया का होने का चांसेस 0.1% है। मतलब 1000 में किसी एक व्यक्ति को ही वो हर्निया होना है, और वो भी रिस्क फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, अगर आप स्मोक करते हैं, अल्कोहल का इंटेक बहुत ज़्यादा है, किसी तरह का फिजिकल एक्टिविटीज़ स्ट्रेनियस जिम वगैरह आप बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, तो ही हर्निया फिर से होने का चांस है। अदरवाइज़ अभी जब हम वर्कअप करते हैं, टेस्ट करते हैं और जो मेशर्स डिसाइड करते हैं उसके साथ में ये चांसेस काफ़ी कम हो गए हैं। अच्छा, आपल्याला पुण्यावरून कॉल आलेला आहे. सतीश यांनी कॉल केलाय. सर नमस्कार, तुमचा प्रश्न काय आहे? मॅम, मला मागच्या 8 दिवसांनी ऑपरेशन झालं. मग आता 8 दिवस मला शॉप आहे, शॉपवर जाता येईल का? हाँ, ऑपरेशन के बाद शॉप में जा सकते हैं। अगर सिर्फ बैठने का काम है तो इतना इशू नहीं है, बट जो लोग शॉप में सामान इधर से उधर रखते हैं, 5 kg से ज़्यादा वज़न का कोई चीज़ 1.5 महीने तक नहीं उठाना चाहिए। अच्छा अच्छा, मुळात हेच म्हटलं जातं की एका जागेवर बसून कोणी राहत असेल किंवा एखादं जड वजन उचलत असेल, सारखं वाकून काही काम करत असेल तर त्यांना हर्नियाचा त्रास होतात हे म्हणतात. हे खरं आहे म्हणजे? अच्छा सर, आजवर तुम्ही इतक्या केसेस हाताळलेल्या आहेत, इंटरनॅशनल लेवलला जाऊनही प्रशिक्षण तुम्ही दिलेलं आहे. अशी एखादी कोणती केस की जी खूप कॉम्प्लिकेटेड होती, त्यांनी बऱ्याच ठिकाणी जाऊन उपचार केला पण त्यांना फरक नाही पडला, मात्र अपोलोमध्ये आले आणि तुमच्या हाताखाली त्यांनी ऑपरेशन केलेलं आहे आणि त्यांना म्हणजे फरक जाणवलेला आहे, अशी एखादी केस सांगा? सी, अभी लास्ट वीक ओनली एक सर्जरी हमने देखा है एक पेशेंट। इन लोगों में क्या होता है कि हर्निया अगर बहुत दिनों तक हम नेग्लेक्ट करें तो एक
कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ डोमेन। अभी अगर इस रूम में हम 100 लोगों का कैपेसिटी है और इसमें अगर 120 लोग बिठाने का कोशिश करेंगे तो नहीं होएगा। अगर हर्निया का डिफेक्ट हो गया और कोई हमारा बॉडी का इंटरनल पार्ट बाहर चला जाता है, उसको अगर हम बगैर प्रिपरेशन किए अंदर पुश कर देंगे तो सांस रुकेगा। हम जब ऑपरेशन कर रहे हैं जनरल एनेस्थीसिया में हम पूरा एब्डोमेन क्लोज कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएट ऑपरेशन के बाद ये व्यक्ति सांस नहीं ले सकता। तो इन लोगों में मसल की जो इलास्टिसिटी है उसको बढ़ाने के लिए हम बोटॉक्स के इंजेक्शंस देते हैं। 6 हफ्ता हम वेट करते हैं। जब ये मसल इतना लूज़ हो जाए कि अगला सीटी स्कैन पे हमको ये दिखता है कि अब अगर हमने बाहर जितना कंटेंट निकला है उसको अंदर डाल दिया तो इस व्यक्ति को सांस लेने में समस्या नहीं होगी, तब हम जो एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं उसमें ये वॉल पूरा रिपेयर करके और इन लोगों में ये चीज़ बनाते हैं। जिन लोगों को मल्टीपल सर्जरीज हो चुकी हैं पहले, या जिन लोगों ने हर्निया को बहुत लंबे समय तक नेग्लेक्ट किया है, उन लोगों में कई बार ये करने का ज़रूरत पड़ता है। अच्छा, सर तुम्ही इथे आलात आणि प्रेक्षकांना हर्नियाची लक्षणे कोणती दिसतात, त्यावर आधुनिक उपचार पद्धती अपोलो हॉस्पिटलमध्ये कशा पद्धतीने आलेल्या आहेत आणि मुळात याविषयी कोणते गैरसमज आहेत त्याविषयी योग्य माहिती दिली, त्याबद्दल तुमचे आभार. थैंक यू सो मच.